हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे आप सभी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जो भी हमारे मित्र हैं प्रिय, आप सभी से जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि आप सभी के लिए एक यूट्यूब पर बेहतर क्लास, एक छोटी सी क्लास के माध्यम से आपसे हम जुड़ने आएंगे। देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि हम जीएस के छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहेंगे। ऐसे वीडियोज़ और ऐसा कंटेंट जिसके माध्यम से आपको एग्ज़ाम में भी कुछ सहायता मिले। देखो, बनाने के लिए वीडियो बड़ी भी बनाई जा सकती है, 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन अभी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जिससे हम बड़ा वीडियो बनाएं और उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। तो अभी कुछ छोटे वीडियोज़ के माध्यम से ही हम आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आए हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है 19वीं शताब्दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुग़लों का पतन जब भारत में होता है, डाउनफॉल ऑफ द मुगल्स, मुग़लों के पतन के बाद भारत में एक भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाएँ बनी और बहुत तरह से भारत के लोग जो है टूट चुके थे। एकरूपता नहीं थी पूरे भारत के लोगों में। तो इस एकरूपता को लाने के लिए और भारत में पूरी तरह से जो भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाएँ थी, लोगों के अंदर जो जातीय प्रथा, जो जातीय विरुद्ध मामला था, एक दूसरे की जाति से द्वेष करना, छुआछूत जैसे मामले थे, तो इन सभी मामलों को देखने के लिए, इन सभी मामलों को सुधारने के लिए 19वीं शताब्दी में कुछ फेमस पर्सनालिटीज़, कुछ चर्चित व्यक्ति आए जिन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से, या उन्होंने कुछ संस्थाएं बनाई, उनके माध्यम से उन्होंने इन सभी सती प्रथा जैसी और सती प्रथा और साथ में बाल विवाह प्रथा जैसी ये जो कुरीतियाँ थी, इन कुरीतियों को सही करने का काम किया है। तो आज हम लोग जो बेसिक रूप से पढ़ने वाले हैं, आप सभी को बोर्ड में दिख रहा होगा, राजा राम मोहन राय। हम सबसे पहले इनके विषय में पढ़ेंगे कि आखिर इन्होंने क्या काम किया है। इस मामले में हमने जो भी बातें बताई हैं, तो आज हम राजा राम मोहन राय के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, राजा राम मोहन राय के विषय में अगर हम लोग बात करें तो राजा राम मोहन राय, इनका जो जन्म हुआ था वो आपको याद रखना है 22 मई 1772 ईस्वी को। 22 मई 1772 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुगली ज़िला था। हुगली, आप सभी जानते हैं हुगली नदी पड़ती है, तो हुगली ज़िला भी कलकत्ता में पड़ता है। तो हुगली ज़िले में इनका जन्म हुआ था और इनके जो पिताजी थे, पिता वो रमाकांत थे। रमाकांत राय इनके पिताजी थे और इनकी माता जो थी तारिणी देवी थी। तारिणी देवी। इनके पिताजी दीवान हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो हुआ करते थे, उन्हीं के निजी दीवान के रूप में काम करते थे। तो सबसे पहली बात, इनका जन्म हम लोग देखें तो 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली ज़िले में, और इनकी माता का नाम रमाकांत, इनके पिता का नाम रमाकांत और इनकी माता का नाम तारिणी देवी था। देखिए, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, काफ़ी विद्वान थे, 12 भाषाओं के जानकार थे और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 1803 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिख डाली फारसी भाषा में। फारसी भाषा में इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का जो नाम था, ये जो पुस्तक थी, ये पुस्तक जो थी ये थी तुहफात उल। ये पुस्तक जो थी तुहफात उल मुहाउद्दीन। ये जो पुस्तक थी, इसमें एक स्वरवाद को बताया गया। एक स्वरवाद का मतलब है कि एक ईश्वर है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया। मूर्ति पूजा का खंडन। अब सबसे बड़ी बात, जब इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन, अब ऐसी प्रथा, ऐसी पूजा जो हजारों वर्षों से चली आ रही थी, ऐसी प्रथा का खंडन करना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस बात को जब इन्होंने खंडन किया मूर्ति पूजा का, तो इनके जो पिताजी थे रमाकांत देव, वो काफ़ी इनसे कुपित हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने घर से इनको निकाल दिया। और घर से निकाल दिया तो ये काफ़ी दिन तक घर से बाहर रहे, और घर से बाहर रहने के पश्चात इनके जो पिताजी थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो उनके मरने के बाद 1809 ईस्वी में
ये जॉन डिग्बी एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी हुआ करता था, उसी के दीवान बने, निजी दीवान बने। लेकिन बहुत दिन तक ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़कर ये काम नहीं कर पाए, जॉन डिग्बी के दीवान रहे। इसके बाद 1814 ईस्वी में इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया, और जब ये 1814 ईस्वी में नौकरी को छोड़ देते हैं तो 1814 ईस्वी में ही इन्होंने एक सभा को स्थापित किया था, और वो जो सभा थी उसका उद्देश्य था बिखरे हुए लोगों को एकजुट करना, जो भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाएं थीं उन सभी के लिए, लोगों के लिए ये बताना कि ये सभी भिन्न भिन्न जो धर्म बटे थे उन सभी को एक करना। तो इसके लिए इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। तो 1814 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा, ये आत्मीय सभा जो इन्होंने बनाई थी ये कलकत्ता में स्थापित हुई थी, ये कलकत्ता में स्थापित की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1814 ईस्वी में, और साथ ही साथ आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की थी। और ये आत्मीय सभा जो स्थापित की गई थी ये कलकत्ता में स्थापित की गई थी। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1821 ईस्वी में कुछ इनकी जो है पत्रिकाएं थीं, जैसे कि संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद, महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। आपको याद रखना है कि 1821 ईस्वी में इनकी 2 पत्रिकाएं थीं जो काफ़ी फेमस हैं और ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। एक इनकी पत्रिका थी संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, और जो दूसरी इनकी पत्रिका थी वो थी प्रज्ञा का चांद। ये पत्रिकाएं इनकी थी जो साप्ताहिक पत्रिकाएं थी, छपती थी। तो ये 2 बहुत ही प्रमुख पत्रिकाएं हुआ करती थी राजा राम मोहन राय की, जिनके माध्यम से ये लोगों को एकजुट होने और लोगों को सामाजिक और आर्थिक जीवन जीने की जो है बातें बताया करते थे इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से। पहली पत्रिका संवाद कौमुदी और दूसरी पत्रिका थी प्रज्ञा का चांद। साथ ही साथ एक बार क्या किया इन्होंने, एक पुस्तक जो थी वो ईसाई धर्म की पुस्तक थी, प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस, एक पुस्तक थी इनकी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। अब ये पुस्तक जब इन्होंने लिखी तो कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने सोचा कि ये ईसाई धर्म में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो सोच रहे थे कि ये ईसाई धर्म में शामिल हो जाएंगे, किसी एक धर्म की पुस्तक लिख देना इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस धर्म में शामिल हो जाऊंगा। तो बस इन्होंने पुस्तक एक दिया था कि प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस। इस पुस्तक को जब इन्होंने लिखा तो उसमें आया कि इस पुस्तक लिखने के बाद कि ये ईसाई धर्म में शामिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन सभी रूढ़िवादियों ने जो इनका विरोध कर रहे थे, इन सभी रूढ़िवादियों के जो भी बातें थी उनको देखते हुए इन्होंने सोचा कि आखिर क्यों ना ये जो हमारे यहाँ कुरीतियाँ फैली हैं, सती प्रथा, छुआछूत और साथ ही साथ बाल विवाह प्रथा, ऐसी प्रथाओं का अंत किया जाए। और ऐसी प्रथाओं का अंत करने के लिए ही इन्होंने एक समाज की स्थापना की। और आप सभी जानते हैं वो समाज 1828 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था, और वो समाज था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 ईस्वी में की थी। ये जो ब्रह्म समाज था इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सती प्रथा का विरोध करना, और साथ ही साथ बाल विवाह प्रथा जो हुआ करती थी, और इसके अलावा जो है बाल विवाह प्रथा के अलावा जो था इसी में था कि छुआछूत। ये सभी बातें जो है इन्होंने इसमें बताया कि छुआछूत और बाल विवाह और सती प्रथा जैसी जो कुरीतियां हैं इनको ख़त्म किया जाना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि 1811 ईस्वी में इनके भाई जगमोहन हुआ करते थे और इनकी भाभी अलका मंजरी। तो इनके भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो इनकी जो भाभी थी उनको सती होना पड़ा था। अब सती प्रथा आप सभी जानते हैं कि एक पुरानी प्रथा है जिसमें क्या होता है कि एक विधवा स्त्री को अपनी पति की चिता पर ही जो है जला दिया जाता था या उसको मरने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसी प्रथा, ये ऐसी प्रथा थी जिसमें कई सारे बच्चे अनाथ हो गए और कई सारे परिवार तबाह हो गए थे। तो ऐसी प्रथा को ख़त्म करना भी बहुत बढ़िया बात थी। तो इसी प्रथा को ख़त्म करने के लिए 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय, दोनों लोगों ने आपस में मिलकर 1829 ईस्वी में
लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक सती प्रथा विनियमन लाया गया। सती प्रथा विनियमन ये बंगाल में लाया गया था। सती प्रथा विनियमन, ये जो सती प्रथा विनियमन था ये सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ और इसी के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा ये एग्जाम में पूछा गया है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा कि सती प्रथा का जो अंत होता है वो 1828 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था। इसके पहले भी कुछ मुगल बादशाह रहे हैं, जैसे अकबर ने सती प्रथा का अंत किया और उसके पहले हुमायूं ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1829 ईस्वी में। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक और साथ में राजा राम मोहन राय, इनके प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया। और ये सती प्रथा विनियमन जो था इसी के तहत यही लागू किया गया और सबसे पहले ये विनियमन बंगाल में लागू हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले ये जो विनियमन था ये बंगाल में लागू हुआ और 1830 ईस्वी में यही विनियमन बॉम्बे में लागू हुआ और उसके बाद क्रम से मद्रास में भी ये विनियमन लागू हुआ। और आज आप सभी जानते हैं ऐसी प्रथा हमारे यहाँ नहीं चलती है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य था। तो हम लोगों ने देखा कि राजा राम मोहन राय के जो कार्य रहे बहुत ही अच्छे कार्य रहे। अब हम लोग थोड़ा सा इनके कुछ और महत्वपूर्ण कामों के बारे में देखते हैं। देखिए, एक मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, अगर आप सभी जानते हो तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, मैं यहाँ बता रहा हूँ आप सभी को। अकबर द्वितीय ये मुगल बादशाह था। ये जो अकबर द्वितीय था इसी की पेंशन के संदर्भ में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे और जब वे इंग्लैंड गए थे तो इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल नामक शहर था और वहीं पर ब्रिस्टल में एक दो कारण के इंग्लैंड जाने के थे। एक कारण था कि सती प्रथा का अंत हुआ और साथ ही साथ ऐसी प्रथा का अंत थोड़ी सी अशांति भी फैली और ऐसी अशांति फैली तो यही होता है कि जब अशांति फैली ही किसी इंसान की वजह से तो इंसान बाहर ही चला जाए, वही अच्छा है। और दूसरी बात, अकबर द्वितीय जो मुगल बादशाह था इसकी पेंशन के संदर्भ में भी गए और जब ये इंग्लैंड गए इसकी पेंशन के संदर्भ में जो राजा राम मोहन राय थे ये इंग्लैंड गए और जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो आपको याद रखना है सर कि इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल शहर में इनकी दिमागी बुखार या मस्तिष्क ज्वर की वजह से ही ब्रिस्टल शहर में ही मस्तिष्क ज्वर की वजह से ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1833 ईस्वी को हुई थी। 1833 ईस्वी को 27 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है और इसी ब्रिस्टल शहर में इनकी समाधि भी बनी है। अब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर बनी थी, तो आपको याद रखना है ब्रिस्टल शहर में इनकी समाधि बनी भी हुई है आज भी और 1833 ईस्वी को 27 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साथ ही साथ देखो हम लोगों ने कितनी बातें सीख ली कि राजा राम मोहन राय इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। पिता इनके रमाकांत, माता इनकी तारणी देवी थी। हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे और 12 भाषाओं के जानकार भी थे। 1803 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक थी फारसी भाषा की, तोहफात उल मुआवुद्दीन। एकेश्वरवाद को बताया गया इस पुस्तक में और इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और जैसे ही पुस्तक इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया तो इनके पिता ने इनका विरोध किया। वो काफ़ी कुपित हुए, दुखी हुए, उन्होंने इनको घर से भगा दिया और घर से चले जाते कई दिन घर से बाहर रहते हैं, कई वर्षों तक। और अगर इसके बाद हम बात करें तो इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी करते हैं 1809 से लेकर के 1814 ईस्वी तक। दीवान रहते हैं, एक अंग्रेज अधिकारी रहता है जॉन डिग्बी, उसी के दीवान रहते हैं। लेकिन बाद में 1814 ईस्वी में नौकरी छोड़ देते हैं और 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में की। 1821 ईस्वी में इनकी 2 पत्रिकाएं आती हैं, संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद। बहुत अच्छी कविताएं थी
और ये बंगाली भाषा में थी। एक बात और भी आपको याद रखना है कि दोनों की दोनों जो पत्रिकाएं थी ये किस भाषा में थी? बंगाली भाषा में थी। इसके बाद इनकी एक पुस्तक थी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये 1821 ईस्वी में आई थी। बाइबिल पर आधारित एक पुस्तक थी और जब इन्होंने ये पुस्तक दी तो इस पुस्तक के आने के बाद कुछ रूढ़िवादी लोगों को लगा कि ये ईसाई धर्म में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो जब इन्होंने ऐसी बातें देखी कि भारत में ही कितनी धार्मिक कुरीतियाँ हैं और लोगों में किसी एक धर्म के प्रति आस्था नहीं है, अलग अलग धर्मों में भग रहे हैं, तो ऐसी बातों को देखते हुए इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत आदि को खत्म करना। और इसके बाद मैंने एक आपको छोटी सी ये कहानी बताई कि इनके भाई जगमोहन थे, इनकी भाभी अलका मंजरी। तो इनके भाई जगमोहन की मृत्यु हो जाती है तो इनकी भाभी को सती होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी था कि ये प्रथा बहुत खराब प्रथा है और वाकई एक ऐसी प्रथा जिसमें कई सारे परिवार तबाह हो गए, कई सारे बच्चे ऐसे थे जो अनाथ हो गए। तो ऐसी प्रथा को ख़त्म करने के लिए, अंत करने के लिए 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा विनियमन के माध्यम से सती प्रथा का अंत किया। और ये प्रथा, ये विनियमन सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ, फिर बॉम्बे में लागू हुआ और ये प्रथा बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। हम लोग बात करें तो एक मुग़ल बादशाह था अकबर द्वितीय, जिसकी पेंशन के संबंध में और सती प्रथा का अंत होने के बाद जो कुछ अशांति फैली, इसके संदर्भ में ये इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड में ब्रिस्टल शहर में ही मस्तिष्क ज्वर की वजह से ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु 27 दिसंबर 1833 ईस्वी को हुई और ब्रिस्टल शहर में इनकी समाधि बनी है। अगर हम लोग बातें करें तो ऐसे ही कुछ काम इनके रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें भारतीय राष्ट्रीयता का पिता भी कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको याद रखना है, इन्हें भारतीय राष्ट्रीयता का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीयता का पिता, या इन्हें नव जागरण का अग्रदूत भी बुलाया जाता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि ब्रह्म समाज के विषय में जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे, देखो अभी भी बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं, लेकिन छोटी सी वीडियो है, उसमें सारे पॉइंट नहीं बताए जा सकते, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के लिए परीक्षा की दृष्टि से इतना आपको जो है पढ़ लेना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतने से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।